थोड़ा बहुत तेजी में ही ये बता देता हूं कि इस दस्तावेज का क्या असर पड़ने वाला है तीसरे मोर्चे की ताकत पर। देखिए, अगर मान लेते हैं फिलहाल आईपी गुप्ता दोनों गठबंधनों से उनको ऑफर्स आ रहे हैं, ज्यादा बड़ा वोट बैंक के मालिक आईपी गुप्ता भी तो हैं, उन्होंने भी तो पार्टी बना दी है, इंडियन इनकलाब पार्टी। और आज भाजपा 110 सीटों में 74 पर जीत कर आई थी, उसका विन परसेंटेज काफी हाई था, स्ट्राइक रेट जेडीयू से काफी बेहतर था। जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर लड़कर मात्र 43 सीट जीत कर आई थी। अपने कोटे से संख्या 115 हो जाती है, जो कि फिर भी नाकाफी है। इसमें यदि जो बसपा में से चले गए थे जदयू में, या लोजपा से चले गए जदयू में, या एक निर्दलीय, उन तीन को भी जोड़ देते हैं तो टोटल आंकड़ा जाएंगे। इसी तरह से अब हम एनडीए की तरफ आते हैं। देखिए, चिराग भले डैमेज ना कर रहे हो, लेकिन आईपी गुप्ता, मैंने यहाँ पे आपको बताया इस आंकड़े में जो आईपी गुप्ता ने जारी किया है, इसमें 72 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए जीती हुई है पान बहुल इलाकों में। अब आईपी गुप्ता इजी पैसेज नहीं देंगे एनडीए को, उनके समाज उनके हिसाब से वोट करेगा और एनडीए के खिलाफ वोट करके इंडियन इनकलाब पार्टी को वोट करेगा। ऐसे में इनको कम से कम अगर 72 सीटें हैं जिन पर जीत हार का भी मैंने आपको बताया आंकड़ा पान समाज की जनसंख्या से कम है, तो पान समाज यदि चाह देगा तो हारने वाला जीत जाएगा और जीतने वाला हार जाएगा, या दोनों का पेच फंसाकर पान जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, एक चर्चा 2 दिनों से लगातार हो रही है। मैंने भी जब से इस पर पंचनामा किया है तब से बिहार के कई अलग अलग चैनल्स और देश भर के चैनलों पर भी मैंने देखी इसकी चर्चा हो रही है। कुछ दर्शकों ने भी मुझे अलग अलग चैनलों का लिंक भेजा, विश्लेषण का लिंक भेजा कि देखिए सर, अब खबर चलने लगी है बाकी जगहों पर भी। क्या खबर चल रही है? देखिए, बिहार में इस बार त्रिशंकु हो सकती है सरकार की स्थिति। बिहार में इस बार पेच फंस सकता है दोनों गठबंधनों का। कल मैंने आपको बताया था कि एनडीए बढ़त जरूर कागज पर बनाई हुई है। हाल ही में जो एक बड़ा मुद्दा मिला एनडीए को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, उसे भी भुनाने की कोशिश चुनाव में वो करेगी। मोदी जी ने जातीय गणना का फैसला लेकर देश भर में इसे भी अपने पक्ष में कर लिया है। हालांकि तेजस्वी यादव के पास भी कई मुद्दे हैं, नौकरी, रोजगार, फिर आरक्षण, फिर जातीय गणना पर भाजपा को झुकाने की बात, या इस चुनाव इस लड़ाई में भी जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई, उससे भी देशवासियों को विपक्ष की इस नई विपक्ष की जो भूमिका है उससे थोड़ा लगाव जरूर हुआ होगा। खैर, ये सारे मुद्दे अपनी जगह, और इस बार चुनाव केवल 2 पक्षीय नहीं होगा, इसकी चर्चा एक तरफ। क्यों 2 पक्षीय नहीं होगा? कल हमने आपको बताया था, एक तरफ आईपी गुप्ता, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, फिर आशा पार्टी, फिर पिछली बार ओवैसी ने जो किया था, इस बार वो कह रहे हैं 4 नहीं 24 करेंगे, मजबूर कर देंगे तेजस्वी और लालू को रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, भीख मांगने के लिए। इसके अलावा बसपा सपा चुनाव लड़ती रही है बिहार में, कुछ और छोटे बड़े दल हैं, वो भी इस बार दिमाग लगाएंगे अपना और हाथ आजमाएंगे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये पार्टियां कितना डैमेज करेंगी। देखिए, महिलाओं के लिए 30% सुरक्षित सीट करके प्रशांत किशोर ने पहले ही बड़ी सेंधमारी नीतीश कुमार के ऊपर वोट में कर दी है। वहीं दूसरी तरफ उनका बार बार हमला तेजस्वी यादव पर और मुसलमानों की एक बड़ी जनसंख्या को चुनाव लड़ाने का दावा करना, ये भी राजद को डैमेज करेगा। नेचुरल इंक्लिनेशन कई सीटों पर प्रशांत किशोर के प्रति सवर्णों का हो सकता है, खासतौर पे जहां भाजपा सवर्ण प्रत्याशी नहीं देगी, ऐसा हो सकता है, इसकी भी प्रबल संभावना है। ऐसे में प्रशांत किशोर एक प्रभावी तीसरा मोर्चा हो सकते हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, अभी तो प्रशांत किशोर के अलावा कई लोग इस मैदान में हैं। प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा बड़ी रैली करने वाले, ज्यादा बड़ा वोट बैंक के मालिक आईपी गुप्ता भी तो हैं, उन्होंने भी तो पार्टी बना दी है, इंडियन इनकलाब पार्टी। और आज विचित्र बात यह है कि कल मैंने पंचनामा किया और तीसरे मोर्चे की सफलता, उसकी ताकत और उसके रणनीति पर मैंने चर्चा की, उसकी रणनीति पर मैंने विचार किया, आपको बताया, उसका चीरफाड़ किया। और आज ही आईपी गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
एक ऐसा दस्तावेज जारी किया है जिसे मैंने आपको भारत लाइव पर तो बताया भयंकर खबर के माध्यम से। अब मैं आपको थोड़ा बहुत तेजी में ही यह बता देता हूं कि इस दस्तावेज का क्या असर पड़ने वाला है तीसरे मोर्चे की ताकत पर। देखिए, अगर मान लेते हैं फिलहाल आईपी गुप्ता दोनों गठबंधनों से उनको ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि आईपी गुप्ता को दोनों गठबंधनों में जगह नहीं मिलती है या वो नहीं जाते हैं या वो किसी का ऑफर स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आईपी गुप्ता तीसरे मोर्चे में कितनी सीटें लड़ेंगे? देखिए, उनका दावा तो 243 सीटों का है, लेकिन आज उन्होंने 158 सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मजेदार बात, जिसमें 15,000 या उससे अधिक उनके जाति के लोग हैं। इन सीटों को जब हमने चिन्हित किया, इन सीटों के बारे में हमने जब डिटेल निकाला, तो हमने देखा कि 56 राजद जीती हुई है इन सीटों में से, 42 बीजेपी जीती हुई है, 30 जेडीयू जीती हुई है और 5 कांग्रेस जीती हुई है। इसके अलावा सीपीआई एमएल जो है वो 3, वीआईपी 2, सीपीआई 2, एमएम 1, लोजपा 1, हम 1 और 1 निर्दलीय जीते हुए हैं। इसमें से 145 सीटें ऐसी हैं जहां पर 15,000 से अधिक 15,000 वोट से कम मार्जिन से जीत हार हुई है, और ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा वोट है पान समाज का। ऐसे में मजेदार सवाल क्या है? मजेदार सवाल ये है कि अगर 145 सीटों पर 15,000 से अधिक वोट है पान समाज का, तो कई सीटें इसमें से वो प्रभाव भी करेंगे, या तो हरवा देंगे या जीत जाएंगे। ऐसी स्थिति में एक ताकत आ जाती है तीसरे मोर्चे के पास फिर, और तीसरा मोर्चा क्या? आईपी गुप्ता के पास, और वो भी बड़ा डेंट करेंगे इस गठबंधन में। ऐसे में आपको ये सोचना होगा कि सरकार बनेगी कैसे। आज मैं उसके आगे बढ़ रहा हूं। कल मैंने जो आपको बताया था कि त्रिशंकु हो सकती है बिहार की जो इस बार चुनाव है, अब मैं उसके आगे बढ़ रहा हूं। आपको ये बताने जा रहा हूं कि यदि त्रिशंकु हो जाता है तो सरकार बनेगी कैसे। आपको पिछले बार के पहले आंकड़े समझने होंगे। पिछली बार क्या हुआ था? देखिए, पिछली बार एनडीए से स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, भाजपा 110 सीटों में 74 पर जीत कर आई थी। उसका विन परसेंटेज काफी हाई था, स्ट्राइक रेट जेडीयू से काफी बेहतर था। जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर लड़कर मात्र 43 सीट जीत कर आई थी। अपने कोटे से जनता दल यूनाइटेड ने 7 सीटें दी थी हमको, जिसमें से 4 वो जीती थी, 3 हार गई थी। विकासशील इंसान पार्टी को भाजपा अपने कोटे से 11 सीटें दी थी, और इन 11 में से 4 वो जीते थे, बाकी के 7 वो हार गए थे। अब 243 सीटें टोटल जो एनडीए की थी, उसमें से 125 का योग होता है उनकी जीती हुई सीटों का। अब समस्या क्या है? देखिए, 125 जो सीटें होती हैं टोटल, ये 122 यानी बहुमत के आंकड़े से जस्ट 3 विधायक ज्यादा था। इसके अलावा लोजपा आर का 1 विधायक तोड़ लिया गया था जदयू के द्वारा, बसपा का 1 विधायक तोड़ लिया था जदयू के द्वारा, और 1 निर्दलीय सुमित सिंह एनडीए की तरफ आ गए थे। तो 125 के बाद इसमें प्लस 3 और हो जाता है, यानी 128 हो गया था अंततः विधायकों की संख्या पिछली बार एनडीए में सरकार बनाने के लिए। अब 128 जब हो जाता है तो बहुमत से थोड़ा कंफर्टेबल ये मार्जिन हो जाता है। लेकिन अब हम चलते हैं विपक्ष की तरफ। विपक्ष कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था? 144 सीटों पर लड़ी थी राजद, जिसमें से 75 सीट जीत करवाई थी और बिहार की नंबर 1 पार्टी बनी थी। 75 सीट जीतने के साथ साथ सरकार बनाने का दावा भी उन्हीं का था, और कहीं ना कहीं राज्यपाल ने उन्हें ऑफर भी किया था। लेकिन गड़बड़ाया कहां? इसमें कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मात्र 19 जीत कर आई थी। कांग्रेस ने बहुत बड़ा डेंट दिया था महागठबंधन के जो सपने हैं उसको, और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की जो इच्छा थी उसे समाप्त कर दिया। उसके बाद सीपीआई-एमएल 19 सीट पर लड़ी थी, 12 जीत के आई थी, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट था। भाकपा जो है सीपीआई 6 सीट लड़ी थी, 2 जीत के आई थी। भाकपा एम जो सीपीआई एम है वो 4 सीट पर लड़ी थी, 2 जीत कर आई थी। 243 सीटों में इनका कुल योग 110 होता है। इस 110 सीट के योग से
सरकार बनना संभव नहीं था। ये बहुमत के आंकड़े से 12 पीछे रह गए थे। और यदि इसमें हम ओवैसी के 5 विधायक जोड़ देते हैं तो टोटल संख्या 115 हो जाती है, जो कि फिर भी नाकाफी है। इसमें यदि जो बसपा में से चले गए थे जदयू में, या लोजपा से चले गए जदयू में, या एक निर्दलीय, उन 3 को भी जोड़ देते हैं तो टोटल आंकड़ा 118 होता है। आपको याद होगा इसी दौरान लालू यादव की बात, लालू जेल में थे लेकिन खबर आई कि उनकी बात हुई है मलाह और माझी से, और दोनों को 4-4 विधायक लेकर आने की उन्होंने कही थी बात। 118 में यदि आप 8 जोड़ देते हैं तो 126 का आंकड़ा होता है, सरकार बन जाती महागठबंधन की। लेकिन मलाह और माझी नहीं टूटे, सरकार नहीं बनी तेजस्वी की, और पेच यही फंस गया। मतलब ये इतना समझाने का मेरा आपको क्या मकसद था? इतना समझाने का मकसद ये था कि कुछ ही केवल 8-10 विधायकों का जुगाड़ हो जाता तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते थे, और यदि इतने ही विधायक एनडीए से छटक जाते तो एनडीए की सरकार नहीं बनती, अगल बगल से भी तोड़ के लाते नहीं होता। तो पेच यहीं आके फंस गया था। खैर, भाजपा ने सरकार बना ली, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लंबी सरकार नहीं चली, नीतीश कुमार फिर वापस चले गए तेजस्वी यादव के साथ, और नीतीश कुमार के 43 और जो 74 थे बीजेपी के, उसकी जगह अब 75 आरजेडी के विधायक हो गए, और इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। इसमें सीपीआई-एमएल दोनों का जोड़ रहा। इसमें माझी रहे 4 विधायक के साथ, और बाद में 4 विधायक जो हैं वो ओवैसी के भी टूटकर राजद में जुड़ गए थे। मतलब सरकार महागठबंधन ने भी फिर कंफर्टेबल ही बनाई 2022 में। यानी नीतीश कुमार बड़ा पिवटल रोल हो गया उनका। वो अगर एनडीए में रहे तो एनडीए सरकार बनी, वो महागठबंधन तरफ आए तो तेजस्वी की सरकार बन गई। और मजेदार बात यह है कि नीतीश कुमार तो नंबर 3 पार्टी थे, उनके तो मात्र 43 विधायक थे। ऐसे में नीतीश कुमार प्रभावी हो गए। तीसरे दर्जे की पार्टी, तीसरी पार्टी बिहार की, वो 3rd लार्जेस्ट पार्टी सरकार बनाने की चाबी हो गई। नीतीश कुमार चाबी हो गए। खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने दोनों गठबंधनों को तोड़ा, और फिर जब तेजस्वी के साथ आए तो वहां भी टिके नहीं। 2024 में तेजस्वी को छोड़कर भी आ गए वापस एनडीए में, और अब एनडीए के साथ है। खबर ये आ रही है, कल मैंने परसनामा में आपको बताया भी था, नीतीश कुमार कई मुद्दों पर कमजोर नजर आ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी ऑल टाइम हाई है, सीज फायर से बीजेपी से नाराजगी है, तेजस्वी यादव के पक्ष में भी कई चीजें हैं, कई उनके खिलाफ भी जा रही हैं। नीतीश, तेजस्वी, भाजपा सब पर भारी पड़ रहे हैं कुछ क्षेत्रीय मुद्दे। डोमिसाइल की वजह से तेजस्वी गिर जाते हैं। सवर नगर नाराज होकर भाजपा से भागते भी हैं तो तेजस्वी के पास नहीं जा रहे हैं, जनसुराज की तरफ भाग रहे हैं। पान तांती तत्वा आईपी गुप्ता की तरफ भाग रहा है। आईपी गुप्ता भी बाकी जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार मलाह थे, भाजपा के साथ 4 सीट जीत कर आए थे, इस बार मलाह तेजस्वी के साथ है, यहाँ भी झटका। पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़े थे और नीतीश कुमार को जबरदस्त डैमेज किया था, इस बार नीतीश कुमार के साथ और एनडीए के साथ है चिराग पासवान। तो ये लेवरेज उन सीटों पर अब आरजेडी को भी नहीं मिलेगा। तो दोनों गठबंधनों में बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनकी वजह से कमजोर दोनों गठबंधन पड़ रहे हैं। ऐसे में तीसरे मोर्चे की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, और इस बार जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं इस आधार पर ये संभावनाएं बन रही हैं कि आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वर्स्ट केस में वो पिछली बार की तरह 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अगर मुकेश सहनी को एडजस्ट करना पड़ता है। कांग्रेस को 50 सीटों पर मनाने की तैयारी चल रही है। 10 सीट आईपी गुप्ता को दिया जा सकता है उनको मनाने के लिए, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम है कि आईपी गुप्ता इतनी सीटों पर मान जाए, हो सकता है वो भी पेच फंसा दे। ऐसे में तेजस्वी यादव के 140 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद यदि उनका प्रदर्शन पिछले बार जैसा होता है, यानी 75 सीटें वो जीत कर आते हैं, हालांकि चिराग पासवान इस बार नीतीश को डैमेज नहीं कर रहे हैं, तो 75 सीट जीत जाए तेजस्वी, इसकी संभावना नहीं है, ग्राफ उनका कम ही होगा। तो अगर कम होता है उनका ग्राफ तो उस आधार पर कहीं ना कहीं उनकी संख्या कम होगी, सरकार बनाने के आंकड़े से बहुत पीछे वो हो जाएंगे। इसी तरह से अब हम एनडीए की तरफ आते हैं। देखिए, चिराग भले डैमेज ना कर रहे हो, लेकिन आईपी गुप्ता, मैंने यहाँ पे आपको बताया इस आंकड़े में जो आईपी गुप्ता ने जारी किया है, इसमें 72 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए जीती हुई है
पान बहुल इलाकों में। अब आईपी गुप्ता इजी पैसेज नहीं देंगे एनडीए को, उनके समाज उनके हिसाब से वोट करेगा और एनडीए के खिलाफ वोट करके इंडियन इनकलाब पार्टी को वोट करेगा। ऐसे में इनको कम से कम अगर 72 सीटें हैं जिन पर जीत हार का भी मैंने आपको बताया आंकड़ा 5 समाज की जनसंख्या से कम है, तो 5 समाज यदि चाह देगा तो हारने वाला जीत जाएगा और जीतने वाला हार जाएगा, या दोनों का पेच फंसाकर 5 जाति वहां सरकार बना मैंने जीत जाएगी वहां से। ऐसी स्थिति में ऐसी अगर 15-20 सीटें, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 15-20 सीटें भी अगर जन स्वराज काम बिगाड़ देती है और इतनी ही सीटें अगर आईपी गुप्ता भी बिगाड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार बनाना दोनों गठबंधनों के लिए संभव नहीं होगा। ऐसे में क्या हो सकता है, देखिए ऐसे में एक बड़ी संभावना होगी, मोल भाव शुरू हो जाएगा और मोल भाव उसी से होगा जो इधर से उधर जा सके। अब भाजपा राजद को नहीं बुलाएगी और राजद भाजपा को नहीं बुलाएगी। चिराग पासवान भी राजद से जाने की संभावना लगभग समाप्त कर चुके हैं। तो कौन से वो दल हैं जो ऐसे मूवमेंट में बड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं? देखिए पहले तो आईपी गुप्ता है। आईपी गुप्ता यदि 15-20 विधायक जिता लेते हैं तो वो सरकार बनाने के लिए जो शर्त रखेंगे उस शर्त को जो मानेगा, उनके समाज को जो आरक्षण देगा उसके साथ वो होंगे और उस स्थिति में बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा उनका पाला बदलना या किसी के साथ जाना। जन सुराज के नेता ने ये कह चुके हैं प्रधानमंत्री कि वो जल्दी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पोस्ट पोल अलायंस में उनका विश्वास बहुत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब यदि वो जाते भी हैं किसी के साथ मान मनोबल के बाद, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी वो मांगेंगे, जैसा नीतीश कुमार ने मांगा था पिछली बार। 15-20 सीटों पर मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी आसानी से देना संभव नहीं है, या हो सकता है एक दूसरे को रोकने के लिए ऐसा हो जाए, लेकिन 2005 ने हमें सिखाया है कि ऐसा होता नजर नहीं आएगा। एक दूसरे के विधायक तोड़ने की कोशिश की जाएगी और फिर से चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण कौन से और दल हो सकते हैं? देखिए इन दलों के अलावा बिहार में केवल एकमात्र दल है, वही जो आपके हमारे नजरों के सामने है, जिगर के पास है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे। नीतीश कुमार। और कौन? नीतीश कुमार ही वो कड़ी है जो सरकार बनाने की चाबी होंगे। अगर नीतीश कुमार देखिए एनडीए में रहेंगे और एनडीए में बीजेपी कमजोर हो जाएगी और सरकार बनने की स्थिति नहीं बनेगी, तो नीतीश कुमार बहुत आसानी से स्विच करके तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। और तेजस्वी को यदि उतने विधायकों की आवश्यकता पड़ती है, घटते हैं उतने विधायक, तो चाचा एक बार फिर से मदद कर सकते हैं भतीजा का। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वही होगा फिर 2022 के बाद वाली सरकार, 17 महीने वाली सरकार, चाचा भतीजा वाली सरकार, जनगणना वाली सरकार, आरक्षण वाली सरकार, नौकरी वाली सरकार और बिहार में बहार वाली सरकार। नीतीश कुमार चुप क्यों है? बार बार निशांत को आगे करके वो रिलैक्स क्यों नजर आ रहे हैं? पूरे चुनाव में उनके चेहरे पर बेचैनी क्यों नजर नहीं आ रही है? क्योंकि चुनाव तो उनका है। इसका कारण यही है दोस्त, कारण यही है कि नीतीश कुमार को ये पता है जैब कहाँ आवे के तो पड़बे करी हिया, मेरे बिना सरकार तो नहीं बनेगी, ना इधर ना उधर। और अगर इधर नहीं भी बनती है सरकार एनडीए की, तो मैं हूं ना भतीजा, मैं करूंगा व्यवस्था। निश्चित ही एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन ये आंकड़े हमें साफ साफ बताते हैं कि अगर थर्ड पार्टी या तीसरा मोर्चा या तीसरे मोर्चे के अलग अलग दल यदि काम बिगाड़ने की स्थिति में आ जाते हैं, जैसे कि पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार भी तीसरा मोर्चा बड़ा प्रभावित था। तीसरी बार जो मोर्चा बना था उसमें एक मोर्चा बना था ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट GDSF, और इसमें RLSP, BSP, MIM और कई छोटे दल थे। इसमें 99 इसमें छोटी नहीं बताएंगे। इसमें जीत हार कितनी हुई थी? इसमें 5 ओवैसी के विधायक जीते थे, एक बसपा का विधायक, यानी 6 विधायक इस गठबंधन से जीते थे। इस गठबंधन को बहुत भाव नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी इतने विधायक जीते थे। चिराग पासवान भी कोई जीत हार को लेकर नहीं अड़े थे, वो चाहते थे इस बार हराना पिछली बार नीतीश कुमार को, लेकिन फिर भी एक सीट वो जीत गए थे, क्योंकि उनका मुख्य एजेंडा नीतीश को हराना, खुद जीतना नहीं था। इसके अलावा निर्दलीय भी जीते। तो कहीं ना कहीं, और पप्पू यादव की पार्टी लड़ी थी, लेकिन पप्पू यादव एक भी सीट जीत नहीं पाए थे, तो उसको तो इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो वैसी स्थिति में ये बात
चीख चीख कर इस बार भी कहा रहा, मतलब एक तरह से कह रही है, आंकड़े कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे को इग्नोर करना बड़ा भारी पड़ जाएगा, और तीसरा मोर्चा अपना काम कर गया तो नीतीश कुमार फिर से किंग मेकर बन जाएंगे। और किंग मेकर नीतीश कुमार बनते तो आपको पता ही है किंग कौन बनता है, पता है ना? नहीं पता है? कमेंट सेक्शन में आइए, बताते हैं कौन बनता है। नीतीश कुमार के चाबी जब हाथ में आती है तो नीतीश कुमार उससे अपने ही घर का दरवाजा खोलते हैं। नीतीश कुमार जब किंग मेकर होते हैं तो खुद किंग बनते हैं। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर चीरफाड़ करेंगे किसी और विषय पे। इसी तरीके से आप हमें व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से खबरें भेजते रहिए, विषय भेजते रहिए, हम उसकी चीरफाड़ इसी तरह से बादस्तूर करते रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।